हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सी एस आई एन एट सिंप्लीफाइड विद पूजा। तो आज की लेक्चर में हम देखने वाले हैं ग्रेनुलोसाइट्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, आइसोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स के बारे में। तो पहला है हमारा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है? हमारे मोस्ट कॉमन वाइट ब्लड सेल। They are the most numerous type of white blood cell accounting for more than half of all the WBCs in the body. तो न्यूट्रोफिल्स क्या है? सबसे ज़्यादा अबंडेंट वाइट ब्लड सेल है हमारी बॉडी में। मोर देन 50% ऑफ ऑल द WBCs हमारे क्या हैं? न्यूट्रोफिल्स हैं, जिसकी वजह से ये मेजर पार्ट है हमारे इम्यून सिस्टम का। Then they are the first responders. As soon as the infection or the injury occurs, neutrophils are usually the first immune cells to arrive at the affected site. ये बोलना चाह रहे हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो हमारे एक तरीके से क्या है? इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स है। दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। जब भी वूंड हो, कहीं पे भी वूंड होगा, यानी कि कहीं पे भी चोट लगी होगी या इन्फेक्शन है बॉडी में, तो जो फर्स्ट सेल्स हैं उस एरिया में पहुंचने वाले जर्म्स से फाइट करने के लिए, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए और हीलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए वो कौन है? वो हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स। तो देखिए, जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं वो कैसे इन्फेक्शन के साथ फाइट करते हैं, अब हम ये बात करते हैं। पहला है हमारा फेगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? इन्वेडिंग जर्म्स को ईट दे ईट द इन्वेडिंग जर्म्स, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, बाय एनगल्फिंग देम, अ प्रोसेस नोन एज फेगोसाइटोसिस. They then kill and digest the microbes inside the special cellular compartments using the powerful enzymes. न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? जर्म्स को स्वेलो कर जाते हैं। ठीक है, किस प्रोसेस की हेल्प से? फेगोसाइटोसिस की हेल्प से। जैसे ही सेल के अंदर होंगे वो, जैसे ही हमारा जो फॉरेन पार्टिकल है, जो भी हमारा बैक्टीरिया वायरस है, वो इन सेल के अंदर आ जाता है, तो वो क्या करता है? उनको किल कर देता है और फिर उनको डाइजेस्ट कर देता है। कैसे? यूजिंग स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, जिन्हें हम एंजाइम्स बोलते हैं, जो कि स्पेशल कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होता है। अब देखिए, दूसरा पार्ट है इसका, स्टेप है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब न्यूट्रोफिल्स कैन रिकॉग्नाइज फॉरेन इन्वेडर्स सच एज प्रोटीन्स यूनिक टू germs and quickly move to the infection site drawn by the chemical signals released during the infection or tissue damage. तो ये कह रहे हैं, जो न्यूट्रोफिल्स है वो जर्म्स को डिटेक्ट करते हैं। कैसे? बाय रिकॉग्नाइजिंग द प्रोटीन्स या फिर मार्कर्स दैट बिलोंग टू इन्वेडर्स। तो ये क्या करते हैं? जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, उनके सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ मार्कर्स होते हैं, उनको ये क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि केमिकल सिग्नल्स को ये फॉलो करते हैं, जो कि डैमेज्ड टिश्यू या इन्फेक्शन से रिलीज़ हुआ है, जो कि उनको हेल्प करता है कि वो फटाफट से उस राइट स्पॉट पे, बॉडी के उस राइट स्पॉट पे पहुंच सके। ठीक है, तो क्या क्या करा इन्होंने? पहला इन्होंने करा फेगोसाइटोसिस, जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या करा? स्वेलो कर लिया जर्म्स को, उसके बाद उनको किल करा और डाइजेस्ट कर दिया यूजिंग द एंजाइम्स, जो कि उनके स्पेशल कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है रिकॉग्निशन, मतलब कि इन्होंने फॉरेन इन्वेडर्स जो भी हमारे हैं, उनके सरफेस पे कुछ हमारे प्रोटीन्स हैं या मार्कर्स हैं, उनको इन्होंने क्या करा? रिकॉग्नाइज करा। ठीक है, और इन्होंने क्या करा कि जो भी हमारी इन्फेक्शन की साइट थी या वुंड का एरिया था, वहाँ से कुछ केमिकल सिग्नल्स आए। उन केमिकल सिग्नल्स से अट्रैक्ट होकर इन्होंने ये फटाफट से क्या करते हैं? उस इंजरी साइट पे जाकर पहुँच जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तीसरा है बैरियर्स एंड डिफेंस। तो दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट द माइक्रोब्स दैट get past the body's external defenses like the skin or the lining of the mouth and digestive tract. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो एक तरीके से बैकअप डिफेंडर्स की तरह है। ठीक है, अगर हमारा जो जर्म है वो स्किन से बाईपास भी कर जाता है ना, या माउथ से या गट लाइनिंग से भी बाईपास कर जाएगा ना अगर जर्म, स्टिल जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, वो अटैक कर सकते हैं उनको और उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ताकि इन्फेक्शन को स्टॉप किया जा सके बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल का लाइफ स्पैन और रिप्लेसमेंट के बारे में बात करें। तो लाइफ स्पैन देखें तो इनका बहुत छोटा लाइफ स्पैन है। न्यूट्रोफिल्स लिव फॉर ओनली अबाउट 12 to 48 आवर्स। दे एक्ट क्विकली इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन बट डाई सून आफ्टर देयर रिमेन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू पस एट द इन्फेक्शन साइट्स। तो न्यूट्रोफिल्स क्या है? बहुत तेज़ी से काम करते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते, बहुत ज़्यादा टाइम तक ये नहीं रहते।
सिर्फ आधा दिन या 2 दिन तक ही रहेंगे और और जर्म्स के साथ फाइट करने के बाद ही मर जाते हैं। और बहुत सारी जो डेड न्यूट्रोफिल्स हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पस बना देते हैं उस इन्फेक्टेड एरियाज़ पे। दूसरा है कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन। Because of their short life and constant action, the bone marrow is always making new neutrophils to maintain the body's front line of defense. अब क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो मर जाते हैं बहुत जल्दी, तो जो बोन मैरो है वो कॉन्टिन्यूसली नए न्यूट्रोफिल्स हमारा बनाती रहती है। ये इंश्योर करती है बॉडी में कि एक स्टेडी सप्लाई होता रहे न्यूट्रोफिल्स का, ताकि इन्फेक्शन के साथ फाइट करने के लिए वो हमेशा रेडी रहे। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रोफिल्स हमारे इंपॉर्टेंट क्यों हैं। पहला है रैपिड रिस्पॉन्स। ये क्या होते हैं, हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के। क्या करते हैं, दे रीच द इन्फेक्शन साइट्स फर्स्ट एंड हेल्प टू कंट्रोल एंड एलिमिनेट द इन्वेडर्स बिफोर अदर इम्यून सेल्स अराइव। तो ये कह रहा है कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स या सोल्जर्स की तरह काम करते हैं। ये इन्फेक्शन साइट पे फटाफट से जाएंगे और इन्फेक्शन और क्या करेंगे, जो जर्म्स हैं उनके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। इवन बिफोर आवर इम्यून सेल्स कैन ज्वाइन, हमारे इम्यून सेल्स भी ज्वाइन नहीं कर पाते, उससे पहले ही ये जाके वहाँ पे पहुँच जाएंगे और उसके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं जर्म्स के साथ। दूसरा है एसेंशियल फॉर हीलिंग। तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं दे अराइव एट द इन्फेक्शन साइट क्विकली। अब देखिए दूसरा है एसेंशियल फॉर हीलिंग। इसका मतलब है कि जर्म्स को मारने के बाद जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो एरिया को क्लीन करेंगे और जो भी डेड सेल्स हैं, डेब्रिस है, उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये बॉडी को हीलिंग स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। कहाँ पर, इंजर्ड साइट पे, इंजर्ड टिश्यू पे। तो हमने यही देखा है अभी तक, न्यूट्रोफिल्स हमारे बहुत ज़्यादा अबंडेंट WBCs हैं, मोस्ट कॉमन WBCs एंड द बॉडीज़ फर्स्ट डिफेंडर्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये हमारे फर्स्ट हैं जो कि फटाफट से जो भी साइट है वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पे भी इन्फेक्शन हो रहा है। दे अटैक द इन्वेडर्स बाय स्वेलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग दैम, लिव ओनली फॉर अ डे और 2 एंड आर प्रोड्यूस कॉन्स्टेंटली बाय द बोन मैरो। 1 या 2 दिन तक ही रहते हैं और हमेशा नए नए न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी बनाती रहती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन होता है इनका इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन को के स्प्रेडिंग को प्रिवेंट करने में और हीलिंग को स्टार्ट करने में। ठीक है, तो देयर रैपिड रिस्पॉन्स इज क्रूशल टू प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड स्टार्टिंग द हीलिंग प्रोसेस। तो अगर हम बात करते हैं अब आइजोनोफिल्स की, तो ये इनका पहला पॉइंट है कि रेयरिटी एंड अपीयरेंस। आइजोनोफिल्स आर रेयर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, normally making up just 1 to 4% of all WBCs in your blood. Though rare, they are easy to recognize in stained blood smears because their large granules turn a vivid pink or orange. तो ये बोलना चाह रहा है कि जो आइजोनोफिल्स है वो बहुत कॉमन नहीं है। अगर 100 WBCs में से देखें तो सिर्फ और सिर्फ 1 से 4 आइजोनोफिल्स हैं या, ठीक है, और ये बहुत, इनका जो नंबर है वो बहुत कम होता है और ये बहुत कम इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनका नंबर बहुत कम होता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में कुछ सर्टेन इन्फेक्शन से। जब डॉक्टर्स ब्लड को माइक्रोस्कोप में देखते हैं स्टेनिंग के बाद, तो जो आइजोनोफिल्स है वो इजीली स्पॉट हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि ब्राइट पिंक या ऑरेंज कलर के नज़र आते हैं आफ्टर स्टेनिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट डू आइजोनोफिल्स डू। तो पहला है फाइट पैरासाइट्स। आइजोनोफिल्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम पैरासाइट्स, स्पेशली लार्ज वंस सच एज worms. They do this by releasing toxic proteins and chemicals stored in their granules to attack and kill the invaders. तो ये क्या कर रहे हैं, आइजोनोफिल्स क्या कर रहे हैं, इनकी मेन जॉब है पैरासाइट्स से फाइट करना, जैसे कि worms जो कि बॉडी को इन्फेक्ट कर रहे हैं। इनके पास क्या है, छोटे छोटे पैकेट्स हैं, यानी कि ग्रैन्यूल्स हैं, जिनके अंदर क्या होता है, पॉइजनस केमिकल्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि पैरासाइट को ढूंढते हैं और फिर उन केमिकल्स को रिलीज़ कर देते हैं ताकि उनको डैमेज कर सकें या फिर किल कर सकें। दूसरा है रिस्पॉन्ड रैपिडली। These cells move quickly to sites of infection and can become highly activated when parasites are detected. तो ये कह रहे हैं जो पैरासाइट्स हैं वो एंटर करते हैं हमारी बॉडी में,
ठीक है, जब भी एंटर करते हैं तो जो आइज़ोफिल्स हैं फटाफट से इन्फेक्टेड एरिया में रश करेंगे और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा केमिकल्स को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं टू डिफेंड द बॉडी फास्ट. Defend against parasites and allergies. Besides fighting parasites, eosinophils play an important role in controlling allergic reactions. They help regulate inflammation in conditions like asthma, hay fever, and other allergy-related problems. तो जो eosinophils हैं वो ये इसमें भी हेल्प करते हैं एलर्जीज़ को मैनेज करने में, जैसे कि अस्थमा हो गया, हे फीवर हो गया. कैसे इन्फ्लेमेशन, जब भी हमारी इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको वो कंट्रोल करेंगे इन कंडीशंस में, एलर्जिक रिएक्ट कंडीशंस में. जैसे कि एलर्जी कंडीशंस में जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट कर सकता है. तो आइज़ोफिल्स क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं इन रिएक्शंस को. क्या करेंगे, वो स्वेलिंग को रिड्यूस कर देंगे, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देंगे. लेकिन जो अगर बहुत ज़्यादा आइज़ोफिल्स एक्टिव हो जाते हैं तो वो एलर्जीज़ को इवन वर्सन भी कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट है हाउ डू आइज़ोफिल्स नंबर्स चेंज. तो हम इसमें देखेंगे इफ़ अ पर्सन हैज़ अ पैरासाइट इन्फेक्शन और समटाइम्स सीवियर एलर्जिक कंडीशंस द बॉडी प्रोड्यूसेस मोर आइज़ोफिल्स. दिस राइज इन आइज़ोफिल काउंट इज कॉल्ड आइज़ोफिलिया एंड इट कैन बी डिटेक्टेड इन ब्लड टेस्ट्स. तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी को पैरासाइट इन्फेक्शन है जैसे कि वर्म्स तो या फिर स्ट्रॉन्ग एलर्जी है जैसे कि अस्थमा हो गया, हे फीवर हो गया, तो बॉडी क्या करेगी, बहुत ज़्यादा आइज़ोफिल्स बनाएगी उस प्रॉब्लम के साथ फाइट करने में. ठीक है, तो अगर ये नंबर आइज़ोफिल्स का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है देन नॉर्मल, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं आइज़ोफिलिया. डॉक्टर्स इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल ब्लड टेस्ट की हेल्प से इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं. आइज़ोफिल्स आर स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स. तो अब हम इसकी समरी देख रहे हैं. आइज़ोफिल्स क्या है, स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स हैं. ठीक है, ये रेयर है इन नॉर्मल ब्लड बट ईजिली इन्फेक्टेड आइडेंटिफाइड ड्यू टू देयर ब्राइटली कलर्ड ग्रैन्यूल्स. ये स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल है. ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के साथ फाइट कर रहे हैं, जैसे कि पैरासाइट्स के साथ फाइट कर रहे हैं, एलर्जीज के साथ फाइट कर रहे हैं. दे आर एसेंशियल फॉर फाइटिंग लार्ज पैरासाइट्स बाय रिलीजिंग टॉक्सिक केमिकल्स. ये क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा दे आर जो हमारे बड़े बड़े पैरासाइट्स हैं जो कि उनके साथ क्या करते हैं, ये फाइट करते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. कैसे फाइट करते हैं, बाय रिलीजिंग द टॉक्सिक केमिकल्स. तो नेक्स्ट है हमारा की प्लेयर्स इन एलर्जिक रिएक्शंस हेल्पिंग मैनेज एंड रेगुलेट द इन्फ्लेमेशन. एलर्जीज में आइज़ोफिल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन कंट्रोलिंग द स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन. ये हमारी बॉडी ये मेक श्योर करते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए. इंक्रीज इन नंबर व्हेन द बॉडी इज़ फाइटिंग पैरासाइट्स और एक्सपीरियंसिंग सीवियर एलर्जीज. तो इनका जो नंबर है वो बढ़ जाता है. ठीक है, कब, जब हमारी बॉडी में पैरासाइट है या कोई स्ट्रॉन्ग एलर्जिक रिएक्शन है तो इनका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा ताकि बॉडी उस चीज़ के साथ फाइट कर सके. तो दे आर अ वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद पैरासाइट्स एंड कंट्रोलिंग एलर्जिक इन्फ्लेमेशन. तो आइज़ोफिल्स क्या है, एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस टीम है हमारे इम्यून सिस्टम की. ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छे हैं पैरासाइट्स को किल करने के लिए और हमारी एलर्जी रिलेटेड स्वेलिंग जो बॉडी में हो रही है उसके साथ उसको मैनेज करने में. ठीक है, तो इन शॉर्ट ज़्यादा आइज़ोफिल्स होंगे तो वो कंडीशन क्या है हमारी, आइज़ोफिलिया. तो और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, याद रखना है आपको. ज़्यादा आइज़ोफिल्स है बॉडी में तो वो कंडीशन क्या है, आइज़ोफिलिया. ये कब होते हैं, जब पैरासाइट इन्फेक्शन या सीवियर एलर्जीज होंगी. आइज़ोफिल्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत ईजी है. स्टेनिंग के थ्रू हम देख सकते हैं पैरासाइट्स को ये किल कर रहा है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर रहा है. इनको हम ब्लड टेस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसोफिल्स की. पहला है रेयरिटी. Basophils are one of the rarest types of white blood cells, making up less than 1% of all WBCs in the blood. तो ये कह रहे हैं कि बेसोफिल्स हमारे बहुत कम है नंबर में. 100 वाइट ब्लड सेल्स में से देखेंगे तो 1% से भी कम है. ठीक है, मतलब 100 में से एक भी नहीं है, लेस देन 1 है बेसोफिल हमारा काउंट. इवन तो जो ये बहुत कम है लेकिन इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एलर्जीज में और इन्फ्लेमेशन में. अब हम बात करते हैं कि व्हाट केमिकल्स डू बेसोफिल कंटेन.
इनके अंदर कौन से केमिकल्स होते हैं? पहला हेपारिन, दूसरा हिस्टामिन। हेपारिन, basophils store heparin, a natural anticoagulant blood thinner which prevents the blood from clotting too quickly at the site of infection or injury. तो इनके अंदर एक हेपारिन नाम का केमिकल है जो ये कैरी करते हैं, जो कि ब्लड को स्टॉप करता है फ्रॉम फॉर्मिंग द क्लॉट्स वेरी फास्ट। ठीक है, क्लॉट्स बहुत जल्दी जल्दी ना बने, इस चीज़ में ये ब्लड को स्टॉप कर रहा है हेपारिन। ठीक है, कौन कंटेन कर रहा है इस केमिकल को? बेसोफिल्स। ये हेल्प करते हैं ब्लड के फ्लो को स्मूथ करने में, ठीक है, टू द इंजर्ड और इन्फेक्टेड एरिया, ताकि जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, बाकी इम्यून सेल्स वहाँ वो भी वहाँ पे उस स्पॉट पे इजीली पहुँच सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या कर रहा है? दे ऑल्सो स्टोर हिस्टामिन, अ सब्सटेंस दैट कॉजेज ब्लड वेसल्स टू वाइडन, यानी कि वेसोडाइलेशन, मेकिंग इट ईजियर फॉर मोर ब्लड, इम्यून सेल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू रीच द अफेक्टेड टिश्यूज। बेसोफिल्स के पास हिस्टामिन भी होता है, जो कि केमिकल होता है, जो कि ब्लड वेसल्स को वाइडन करता है, जिसे बोलते हैं वेसोडाइलेशन। जब हमारी वेसल्स वाइडन कर जाएगी तो ज़्यादा ब्लड और इम्यून सेल्स पहुंच पाएंगे इन्फेक्शन और इंजरी तक, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को कैरी कर पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर पाएंगे, जो कि हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हाउ डू बेसोफिल्स वर्क, कैसे काम करते हैं? पहला रिलीज ऑफ केमिकल्स, यानी कि डीग्रैनुलेशन। व्हेन एन इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन अकर्स, बेसोफिल्स क्विकली रिलीज देयर स्टोर्ड हेपारिन एंड हिस्टामिन अलॉन्ग विद अदर केमिकल सिग्नल्स। इन्फेक्शन और इन एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान जो बेसोफिल्स होते हैं वो रिलीज़ करेंगे या थ्रो करेंगे केमिकल्स जो कि उनके अंदर स्टोर्ड थे। कौन कौन से थे? हेपारिन था पहला, और दूसरा क्या था? हिस्टामिन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीग्रैनुलेशन। ये हेल्प करता है बॉडी के डिफेंस सिस्टम को स्टार्ट करने में और हीलिंग रिस्पॉन्स को स्टार्ट करने में। दूसरा है इंक्रीज ब्लड फ्लो। द रिलीज्ड हिस्टामिन कॉजेज द लोकल ब्लड वेसल्स टू एक्सपैंड एंड बिकम लीकियर, while heparin ensures blood flow is maintained without excessive clotting. तो जैसे ही हमारा हिस्टामिन रिलीज़ होता है तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी एंड दे बिकम स्लाइटली लीकी, जिसकी वजह से इम्यून सेल्स क्या करते हैं? ब्लड के बाहर जाते हैं, मतलब जा सकते हैं कहाँ पे? टिश्यूज़ के अंदर, ताकि वो इन्फेक्शन के साथ फाइट कर सकें। इसके साथ साथ उसी समय पे हेपारिन क्या करेगा कि ब्लड को मेक श्योर करेगा कि ब्लड हमारा क्लॉट ना करे बहुत जल्दी से। ठीक है, ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो फास्ट ना हो, ताकि जो वो एरिया है उसको इनफ ब्लड फ्लो मिल सके फॉर द हीलिंग। तो हमने इन शॉर्ट अभी तक ही देखा, बेसोफिल्स हमारे बहुत रेयर हैं। वाइट ब्लड रेयरेस्ट वाइट ब्लड सेल है, 1% से भी कम है। इनके अंदर हिस्टामिन है जो कि ब्लड वेसल्स को वाइडन कर रहा है, और हेपारिन क्या कर रहा है? क्लॉट्स बहुत जल्दी जल्दी ना बने उसको प्रिवेंट कर रहा है। ये जब भी इन्फेक्शन और एलर्जी होगी तो ये इन केमिकल्स को रिलीज़ करेंगे, और इस रिलीज़ की वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और हमारे इम्यून सेल्स वहाँ तक कहाँ तक पहुँच पाएंगे? उस इंजरी साइट तक पहुँच पाएंगे और हीलिंग में हेल्प कर पाएंगे। नेक्स्ट, दे अट्रैक्ट मोर इम्यून सेल्स by boosting the blood flow and reducing clotting at the site. Basophils help other immune cells such as neutrophils and eosinophils reach the area quickly and perform their protective functions. तो ये कह रहा है कि जब भी हमारे बेसोफिल्स हिस्टामिन रिलीज़ करेंगे, हेपारिन को रिलीज़ करेंगे, तो बहुत ज़्यादा ब्लड हमारा क्या करेगा? ईजिली फ्लो करने लगेगा। कहाँ पे? इन्फेक्टेड और इंजर्ड एरिया में। ये हेल्प करता है बाकी वाइट ब्लड सेल्स को, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए, आइसनोफिल्स हो गए, कि वो फटाफट से उस स्पॉट पे पहुंच पाए और इन्फेक्शन के साथ फाइट कर पाएँ और क्लीनिंग कर पाए उस जगह की। ठीक है, उसके साथ साथ ही क्या कर रहे हैं कि मेन फंक्शंस देखें। पहला है रेगुलेटिंग इन्फ्लेमेशन। दे हेल्प मैनेज इन्फ्लेमेशन ड्यूरिंग इन्फेक्शंस एंड एलर्जिक रिएक्शंस, मेकिंग श्योर द इम्यून रिस्पॉन्स इज इफेक्टिव बट नॉट एक्सेसिव। तो बेसोफिल्स क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेमेशन। कैसे? इन्फ्लेमेशन जैसे कि रेडनेस, स्वेलिंग, हीट जो उस जगह पे होती है। ठीक है, जब बॉडी हमारी इन्फेक्शन के साथ फाइट कर रही है, एलर्जी रिएक्शंस को हैंडल कर रही है, उस टाइम पे जो इन्फ्लेमेशन वाले जो भी सिम्टम्स हैं उनको ही कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये मेक श्योर करते हैं कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ हो कि वो जर्म्स को किल कर सके, पर इतना भी स्ट्रॉन्ग ना हो कि वो हेल्दी टिश्यूज़ को भी डैमेज कर दे। ठीक है, दूसरा है प्रिवेंटिंग क्लॉट फॉर्मेशन। देयर हेपारिन content keeps blood fluid at reaction sites, preventing early
और अननेसेसरी क्लॉटिंग दैट कुड लिमिट इम्यून सेल एक्सेस। कह रहे हैं जो हेपेरिन है हमारे बेसोफिल्स में, वो ब्लड को क्लॉटिंग होने से, मतलब जो क्लॉट बन रहा है उसको वो बहुत जल्दी ना बन जाए क्लॉट तो उस चीज़ से बचा रहा है, ठीक है। अगर क्लॉट बहुत जल्दी बन जाएगा तो वो ब्लॉक कर देगा बाकी इम्यून सेल्स को इन्फेक्टेड एरिया में पहुंचने से। तो हेपेरिन क्या कर रहा है, ब्लड को इट हेल्प्स कीप ब्लड मूविंग, है ना, ताकि जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो इजीली एक्सेस हो पाएँ अब जा अपने कहाँ पे इंजर्ड साइट पे। तो बेसोफिल्स समरी देख लेते हैं। दो दे आर रेयर, दे आर क्रूशल फॉर वाइट ब्लड सेल्स दैट हेल्प कोऑर्डिनेट द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्सेस। तो इवन जो बेसोफिल्स हमारे बहुत कम है नंबर में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट करते हैं किस चीज़ को, बॉडी रिएक्ट कर सके इन्फेक्शन और एलर्जी से। दे कैरी द हेपेरिन जो कि प्रिवेंट कर रहा है अनवांटेड ब्लड क्लॉट्स को, और हिस्टामिन जो कि वाइडन कर रहा है ब्लड वेसल्स को, रिलीज द केमिकल्स ड्यूरिंग इन्फेक्शंस एंड एलर्जीज एंड वर्क टू इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड अट्रैक्ट मोर इम्यून सेल्स टू वेयर दे आर नीडेड द मोस्ट। तो क्या कर रहे हैं, इसके अंदर दो केमिकल्स थे, हेपेरिन और हिस्टामिन। हेपेरिन किस लिए, ताकि अननेसेसरी क्लॉटिंग को रोक सके, और हिस्टामिन क्या कर रहा है, ब्लड वेसल्स को वाइडर कर रहा है। तो जब भी इन्फेक्शन है, एलर्जी होएगी तो बेसोफिल्स रिलीज़ कर देंगे इन दोनों केमिकल्स को जो कि ब्लड फ्लो को बढ़ा देंगे, और बाकी अदर इम्यून सेल्स को कॉल करेंगे ताकि वो फाइट कर सके उस इंजर्ड साइट पे जहाँ पे भी हमारा इन्फेक्शन है। दिस हेल्प्स अ बॉडी डील विद द इन्फेक्शंस और एलर्जिक रिएक्शंस मोर एफिशिएंटली। क्योंकि इन एक्शंस की वजह से जो बेसोफिल्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं और बेटर करते हैं कि वो बॉडी की वो इन्फेक्शन के साथ फाइट कर सके, ठीक है, बॉडी हील कर सके क्विकली इन्फेक्शन से, और कंट्रोल कर सके एलर्जीज़ को सेफली। तो हमने क्या देखा, दे आर रेयर बट दे आर पावरफुल हेल्पर्स। हेपेरिन और हिस्टामिन होते हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, क्लॉटिंग स्टॉप होती है, अर्ली क्लॉटिंग स्टॉप होती है, अर्ली क्लॉटिंग अट्रैक्ट कर रहे हैं बाकी इम्यून सेल्स को, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर रहे हैं और इन्फेक्शन फाइटिंग को और भी ज़्यादा इफेक्टिव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट्स यानी कि मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।